नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ एक दूसरे विंडो में आपको एडवोकेट विश्रुत रिलेन दिखाई दे रहे होंगे। वकील हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी हैं। और देखिए, आज हम जिस मसले पर बातचीत करने वाले हैं वो है डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की। और देखिए, डिजिटल अरेस्ट की अगर बात करें तो ये शब्द इन दिनों काफी चर्चा में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इसको लेकर के लगातार चिंता जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि कैसे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। अगर सिर्फ बिहार राज्य की बात करें तो 300 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी लगातार इस खबर को आप तक पहुंचाता रहा, आपको सचेत भी करता रहा कि कैसे आप इस डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है वो भी अब समझने की कोशिश करेंगे, उससे कैसे बच सकते हैं। और सबसे पहले विश्रुत जी यही बताइए कि डिजिटल अरेस्ट ये शब्द क्या है, क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? राहुल जी नमस्कार। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द ओपिनियन। डिजिटल अरेस्ट जो है ये एक नई तरीके का स्कैम है जो आजकल देखने में आया है। साइबर क्राइम में जो स्कैम देखने में आया है, डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि एक कोई स्कैमस्टर जो होते हैं वो आपको डिजिटली अरेस्ट करने जैसा कुछ दिखाते हैं। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो अरेस्ट डिजिटली नहीं हो सकता। हमारे देश में जो कानून है, जो सीआरपीसी है, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से भी डिजिटल अरेस्ट पॉसिबल नहीं है। इसमें होता क्या है कि पैनिक करा जाता है। कोई पुलिस की वेशभूषा के अंदर आपको फोन करेगा, बताएगा कि आपका आधार कार्ड किसी गलत जगह पे इस्तेमाल हुआ है, किसी क्राइम के अंदर या ड्रग्स के केस के अंदर या किसी और जालसाजी के अंदर, और बताया जाएगा कि इसमें आपका नाम है। तो उसके बाद आप पर कानूनी कार्रवाई करने का डरा धमकी दी जाती है आपको। बेसिकली एक तरह का ब्लैकमेल करा जाता है कि ये कार्रवाई आप रोकना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए कुछ कुछ आप अमाउंट दीजिए। कई बार वो अमाउंट बेल के नाम पे लिया जाता है आपसे, कई बार सीधे तौर पर हरासमेंट के लिए आपको बताया जाता है कि आप ये अगर अमाउंट देंगे तो हम आप पर जो कार्रवाई होने वाली है उसे हम रोक देंगे। ये बेसिकली होता है डिजिटल अरेस्ट। अच्छा, क्या जो डिजिटल अरेस्ट जो करते हैं या फिर जो इस तरीके के मंसूबों को अंजाम देते हैं, क्या उनके पास कोई खास इनपुट भी होता है? आपका डेटा उन तक कैसे पहुंचता है? जिस अननोन नंबर से वो कॉल करते हैं, आपकी क्या जानकारी उनके पास रहती है? देखिए, कोई भी क्राइम होता है तो क्राइम करने से पहले पूरी रेकी की जाती है कि जो आपका टारगेट है वो कहाँ रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो लैपटॉप चलाने में सक्षम है कि नहीं, डिजिटली उनको नॉलेज कितनी है। रेकी करके एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है जो कि जिसकी उम्र करीब 55-60 साल से ऊपर के करीब की हो या इतना एजुकेशन लेवल हाई ना हो, डिजिटली जो साउंड नहीं होगा, ऐसा टारगेट ढूंढा जाता है। टारगेट ढूंढने के बाद उसकी कुछ वीकनेस एक्सप्लोर करी जाती हैं, जैसे कि उसके घर में फैमिली मेंबर कितने हैं, वो क्या काम करता है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन के बाद ही कोई ऐसा डिजिटल अरेस्ट का क्राइम करा जाता है किसी के साथ। यानी कि जो टिक से भी बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि जो खास करके जो बुजुर्ग हैं, नया नया टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्या वो सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं? डेटा भी शायद यही कह रहा है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वही शिकार हो रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा वर्धमान ग्रुप के जो सीईओ हैं, उनके साथ भी यही वाकया हुआ था। करीब 7 करोड़ की ठगी हुई थी उनके साथ। तो बिल्कुल बचाव की अगर बात करें तो हमें कब ऐसा लग जाता है कि हम डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं? क्योंकि अनजाने में चीजें होती है, जानबूझकर तो हम खुद शिकार होना नहीं चाहते हैं, तो कैसे इसे बचा जा सके? देखिए, बचने के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वीडियो कॉल आ रहा है किसी अनजान नंबर से, तो उसको रिसीव मत कीजिए। दूसरा, कभी ऐसा कॉल आप रिसीव कर भी लेते हैं तो अपना संयम बनाए रखें और ध्यान से सुनिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वो आपको अरेस्ट करने की बात कर रहा है, कुछ बता रहा है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, सीबीआई से है, ईडी से है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, तो उसका पूरा नाम पूछिए, डेजिग्नेशन पूछिए और तुरंत ही मेरी सलाह रहेगी उस कंसर्न डिपार्टमेंट में फोन कीजिए और वहां ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ऐसे ऐसे आपके पास कॉल आया। क्योंकि हमारा कोई लीगल प्रोसेस ऐसा नहीं है जो कि वीडियो कॉल के थ्रू आपको अरेस्ट करने की कोई प्रक्रिया हो या इन्वेस्टिगेशन। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। सावधानियां बरतने के लिए आपको अपनी इंफॉर्मेशन भी संभाल के रखनी होगी। आप अनजाने में किसी के साथ भी अपना पैन कार्ड डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स कहीं भी शेयर मत कीजिए, किसी लिंक पे अपलोड मत कीजिए। जहाँ चाहते कोई आपको कह रहा है कि लोन का एप्लीकेशन या क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन करने के लिए केवाईसी करना है, तो ऐसे जालसाजों में ये सारा मत फंसिए, अलर्ट रहिए। अच्छा, हर एक क्राइम का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। इसमें क्या मुख्य तौर पर इस्तेमाल जो है टूल का वो करते हैं ये
जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले हैं या फिर जो ये साइबर फ्रॉड है, क्या कोई एप्लीकेशन टेक्निक क्या इस्तेमाल होता है, किसके जरिए वो देखिए, एंटर करते हैं? जितने भी वीडियो कॉल के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं अभी हमारे सोशल मीडिया में, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के आपके उपलब्ध हैं वीडियो कॉल के लिए, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये इन्हीं एप्लीकेशन का ज्यादा उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा टेलीग्राम एप्लीकेशन का उपयोग करा जाता है, हम्म, क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत ज्यादा नहीं है और उसकी ट्रैकिंग भी बहुत मुश्किल है। हम्म। अगर हम डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो गए, शिकायत कैसे करें, शिकायत पुलिस तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि हम खुद उस बार समझ नहीं पाते, क्योंकि कई डिजिटल अरेस्ट करने वाले ये कहते हैं कि हम बड़े अधिकारी हैं, सीबीआई हैं, और बड़े तौर पे आप खुद ही फंस जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि डर जाते हैं, सहम जाते हैं। ऐसे में क्या तरीका हो सकता है खुद के बचाव के लिए? देखिए, साइबर क्राइम के लिए प्रशासन की तरफ से एक नंबर जारी करा गया है, जो कि है 1903। कभी भी आपको लगता है साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं या आपको कोई डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, आप सीधा इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वहां पे अपनी दिक्कत आप साझा कर सकते हैं जो उनके एग्जीक्यूटिव होंगे वहां पे उनके साथ। एंड दूसरा, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में या फिर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पे भी कॉल कर सकते हैं। चूंकि आज आप एडवोकेट हैं, अगर ये जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, डिजिटल अरेस्ट करने वाले हैं, अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई अभी के समय में हो सकती है, क्या सजा के प्रावधान है? देखिए, सजा के प्रावधान वही है जो किसी भी फ्रॉड या चीटिंग के केस में होते हैं। सेक्शन 420 के तहत, आईपीसी के तहत जो सजा बनती है वो कार्रवाई करी जाती है। दूसरा, हमारे जो इंडियन आईटी एक्ट है उसके प्रावधान भी इस पे लागू होते हैं। एंड इसके अंदर एक प्रॉपर केस चलता है जो कि किसी भी तरह के क्रिमिनल केस में चलेगा। मजिस्ट्रेट के थ्रू इसकी जांच भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट बनती है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, पूरा केस की प्रक्रिया एक आम केस जैसी चलती है और उसके बाद इसमें सजा दी जाती है। विश्व जी, अभी हम कह रहे हैं कि ये जमाना जो है अब एआई वाला हो चुका है, क्या लग रहा है कि एआई का इस्तेमाल भी इसमें ये डिजिटल जो अरेस्ट करने वाले लोग हैं वो करते हैं, या फिर इससे कुछ नुकसान हो रहा है? देखिए, एआई का बिल्कुल वो लोग उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं मैं ये कहूंगा। क्योंकि जब वो अपना ये वीडियो कॉल करते हैं डिजिटल अरेस्ट के लिए, वो अपना बैकग्राउंड जो दिखाते हैं किसी पुलिस स्टेशन की तरह या एक सरकारी ऑफिस की तरह दिखाएंगे आप। वो बैकग्राउंड बनाने के लिए भी वो एआई का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार वो अपनी असली आवाज इस्तेमाल ना कर कर एआई से जनरेट करी हुई आवाज का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो एआई का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं वो अपने इस क्राइम को अंजाम देने के लिए। अच्छा, कुछ इसका कार्ड टिक के तौर पर ही दिखाई देता है कि हम किस तरीके से प्राइवेसी या फिर सेटिंग अपने फोन के अंदर कर सके, या फिर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि इस चीज को हम रोक सके, ऐसे स्पैम कॉल जो आते हैं उसको हम पहले ही रोक ले। देखिए, बिल्कुल आप सभी के पास आजकल स्मार्टफोन है और सभी स्मार्टफोन में स्पैम कॉल के लिए एक फीचर उपलब्ध है, स्पैम कॉल ब्लॉकिंग। आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा सुझाव रहेगा कि अपने फोन को अप टू डेट रखिए, उसका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट रखिए, ताकि उसमें किसी तरह की हैकिंग ना हो सके। दूसरा, फोन के सरकार के अंदर स्तर आप पे। कोई भी, हाँ, कोई अननेसेसरी सरकार। लिंक आप मत क्लिक कीजिए। जी। अगर जागरूकता की अगर बात करें, क्योंकि कई बार अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाता है, तो क्या उसका नेचर है, कैसे हम उसके जाल में फंस जाते हैं, उससे बचाव के लिए जागरूकता कितनी जरूरी है लोगों के बीच, और क्या हम घर के भी, हमारे अगर घर में कोई बुजुर्ग है, हम उनको कैसे समझा सकते हैं कि आप कोई वीडियो कॉल आता है इस तरीके के, कोई धमकी या फिर डराता कुछ भी करता है, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत पुरानी सेइंग है और वही यहाँ पे लागू होती है। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में फंसने से पहले ही अगर आप उससे बच जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो घर पे जैसे आप बुजुर्ग बता रहे हैं या कोई बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है लैपटॉप मोबाइल की, उन लोगों को आप अपने घर पे बड़े आराम से समझाइए कि किसी तरह का कोई अननोन नंबर जो आप नहीं पहचानते या मोबाइल में सेव नहीं है, उसको रिसीव ना कीजिए। दूसरा, कोई भी वीडियो कॉल आप रिसीव ना कीजिए। अगर रिसीव कर ली है तो तुरंत ही उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फटाफट अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करके किसी और नंबर से आप अपने घर में जो भी परिजन है उनसे संपर्क साधिए। आइडेंटिफाई कैसे करें कि स्पैम कॉल है, नंबर की पहचान किस तरीके से करें, क्योंकि कहा जाता है कि अननोन नंबर होता है, आप समझ नहीं पाते कि नंबर कौन सा है। अगर आप खुद ने भी, आपको थोड़ा अटपटा सा नंबर लगता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हो सकता है कि गलत कॉल हो। देखिए, जो लोग डिजिटल अरेस्ट जैसा क्राइम कर रहे हैं ये बहुत शातिर हैं।
ये कई तरीके के नंबर अपने पास रखते हैं। इनके पास इंटरनेशनल नंबर भी होते हैं, जैसे इंडियन नंबर जो होगा वो +91 से स्टार्ट होगा। अगर कोई भी ऐसा नंबर जो +91 से अलग दिख रहा है आपको, +92, 93 या +08 या कुछ भी ऐसा नंबर जिसमें +91 शुरुआत में नहीं है, उस कॉल से आप आगाह हो जाइए कि ये डिजिटल अरेस्ट या किसी साइबर क्राइम के लिए हो सकता है। दूसरा, आप अपने फोन में जो स्पैम फीचर है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि स्पैम कॉल ब्लॉक कर दे। जब भी कॉल आएगा वो एक रेड स्क्रीन में आपको दिखा देगा या एक रेड नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आए तो आप समझ जाइए कि ये किसी ना किसी साइबर क्राइम के लिए या डिजिटल अरेस्ट के लिए कोई कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कॉल आप ना रिसीव कीजिए। अच्छा, इस डिजिटल अरेस्ट के दौरान क्या कोई लिंक शेयर करते हैं या फिर क्या वो इस्तेमाल करते हैं जिससे आप फंस जाते हो जाल में? क्या कोई लिंक वगैरह भी शेयर करते हैं या फिर ऐसे ही सिर्फ धमकी देते हैं और आप उसमें फंसते हो? देखिए, डिजिटल अरेस्ट में इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप बेसिकली इनको एक पैनिक क्रिएट करना है और आपको एक ब्लैकमेलिंग सिचुएशन में लेकर आना है। कई बार ये लिंक इस्तेमाल करते हैं, अगर उस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो एक ऐसा वीडियो कॉल चालू हो जाएगा जो डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा। आपको अपना फोन या लैपटॉप जो है उसे स्विच ऑफ ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप लिंक करेंगे तो उनके पास आपकी लोकेशन भी चली जाएगी और वो एक्सेस भी ले लेंगे। ऐसे लिंक से आपका लैपटॉप या फोन का एक्सेस भी ले सकते हैं वो लोग। मान लीजिए अगर आपका फोन उन्होंने हैक ही कर लिया है और कोई, आपको पता है सारी ट्रांजेक्शन आजकल ओटीपी बेस्ड होती है। अगर वो डिजिटल अरेस्ट जैसा काम कर रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो आपको फोन या लैपटॉप हैक करके वो आपकी ईमेल या फिर फोन के एसएमएस द्वारा ओटीपी भी एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये एक माहौल बनाया जाता है कि आप अरेस्ट कर लिए गए, आपको बताया जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन में यूज करा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज करा गया है। फिर आपको कानूनी प्रावधान बताए जाते हैं कि या तो आप बेल लीजिए या वकील लाइए। आपको बेसिकली नजरबंद कर दिया जाता है कि आप अपने कैमरा के सामने से हटेंगे नहीं। घर का दरवाजे पे कुंडी लगाने के लिए बोल दिया जाता है। आपको अपने ही घर में कैद कर दिया जाता है। एक तरह का हिप्नोटाइज आप कह सकते हैं कि आपको इतना हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, इतना पैनिक बनाकर कि आप अपने सिस्टम के आगे से हिल ही नहीं पाते। लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि पुलिस भी आपको कभी भी ऐसे कॉल नहीं करती या फिर नहीं कहती कि नहीं हमने आपको ऑनलाइन कोई अरेस्ट का या फिर वारंट हमने भेज दिया है। कुछ ऐसा पुलिस नहीं करती, लेकिन इनके जरिए ये किया जाता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो पुलिस नहीं करती, ये करते हैं, जिसको समझना जरूरी है। देखिए, पुलिस के पास अरेस्ट के लिए एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए पहले कंप्लेंट होगा, कंप्लेंट के बाद एफआईआर बनेगा, एफआईआर के बाद जो भी चार्जेस होंगे, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, उसके हिसाब से अरेस्ट के हर क्राइम के लिए अलग अलग प्रावधान है। पुलिस उनका पालन करके अरेस्ट करती है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। पहले आपको सेक्शन 41 सीआरपीसी का नोटिस दिया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनके द्वारा। आप इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद अगर अरेस्ट करना होता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। आपको बताया जाता है कि किस धारा के अंदर आपको अरेस्ट करा जा रहा है। और अरेस्ट फिजिकल फॉर्म में होता है, या तो आपके घर पे आके आपको अरेस्ट करा जाएगा पुलिस के द्वारा, जिनके पास वैलिड आईडी कार्ड होगा, नेम प्लेट होगा, यूनिफॉर्म में होंगे, अपने पुलिस की सरकारी जो गाड़ी उनको दी जाती है वो होगी उनके पास। तो एक पूरी प्रक्रिया का पालन करा जाता है पुलिस के द्वारा अरेस्ट करते वक्त। लेकिन कभी भी वीडियो कॉल के द्वारा अरेस्ट नहीं हो सकता पुलिस के द्वारा। ये लोग जो करते हैं, ये लोग कभी भी सामने नहीं आते, सिर्फ फोन या लैपटॉप के माध्यम से जो वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये उस पे ही आपको सब कुछ ऐसा एक माहौल बना के दिखाएंगे कि आपको अरेस्ट करा जा रहा है। अब डिजिटली अरेस्ट कैसे हो सकता है, आप खुद ही समझिए कि कोई वीडियो कॉल पे बैठ के अरेस्ट नहीं कर सकता। तो ये मेन अंतर यही है कि अगर कोई वीडियो कॉल पे आपको अरेस्ट करने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है तो वो 100% फ्रॉड ही है। जब फिजिकली आपके घर के सामने कोई आया है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, आईडी प्रूफ है, नेम प्लेट है, उनके पास सरकारी पुलिस की गाड़ी है, तो समझ सकते हैं कि नहीं, ये एक असली प्रक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई ऐसा क्राइम भी तो होना चाहिए। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे खिलाफ शिकायतकर्ता कौन है, मैंने क्या क्राइम करा है, क्या धारा लगी है। आप ऐसे सवाल अगर उनसे पूछेंगे डिजिटल अरेस्ट जो साइबर क्रिमिनल कर रहे हैं, वो हड़बड़ा जाएंगे, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा विश्रुत जी, कुछ जो लोग हैं वो मान लीजिए जागरूक हैं, उन्हें लग गया, उन्हें एहसास हो गया कि हम डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं, लेकिन हमें ये समझ है तो हम क्या उस वक्त कदम उठा सकते हैं कोई साक्ष्य के तौर पर कि हम उस आरोपी को पकड़वाने तक भी हम अपनी ओर से मदद कर सके? क्या कर सकते हैं? क्या लाइव मिलेगा क्या लोग?
देखिए उस टाइम पर अगर आप कर पाए तो उनका वीडियो बना लीजिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में एक वीडियो कॉल करा जाता है, सामने भी एक होंगे कोई जो अपने आपको पुलिस की तरफ से दिखा रहे होंगे या किसी सरकारी ऑफिस की तरफ से, तो एक तो उनका फोटो कैप्चर हो जाएगा। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने फोन में या लैपटॉप के अंदर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य की तरह काम करेगा पुलिस के लिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। दूसरा, तुरंत ही आप 1903 पे कॉल करके सूचना भी दीजिए, इसकी रिपोर्टिंग जरूर करिए, क्योंकि जितनी आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, जितनी रिपोर्टिंग करेंगे, उतना प्रशासन भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाए। अब तक जो केसेस सामने आए हैं उससे आपको क्या लगता है, क्या कोई ये संगठनिक गिरोह होता है, कोई एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो करते हैं, या फिर अलग अलग ये कहीं से घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, या फिर पूरा कोई नेटवर्क काम करता है? कैसे लोग काम कैसे करते हैं ये? देखिए ये अपने आप में माफिया ही है पूरा एक, एंड इसमें बहुत सारे अलग अलग गिरोह हैं। कोई एक फिक्स गिरोह नहीं है कि जैसे आपने पहले सुना है कि ओटीपी फ्रॉड के लिए जामतारा जो है हमारा, वहां से काफी ऐसे क्राइम करे जाते हैं। लेकिन जो डिजिटल अरेस्ट है ये ऑल ओवर इंडिया से हो रहा है, अलग अलग लोकेशन से हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काफी लोगों को अरेस्ट भी करा है, केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कार्रवाई भी हुई है, अरेस्टिंग भी हुई है। तो देखा गया कि अलग अलग राज्यों से इनकी अरेस्टिंग देखी गई है, बंगाल से भी हुई है, मुंबई से भी हुई है, बेंगलोर से भी हुई है, झारखंड से भी हुई है। तो ये बहुत सारे अलग अलग गिरोह हैं जो एक ही तरीके पर चल के ऐसे इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, ये जहाँ से क्राइम कर रहे होते हैं उनके लोकेशन को ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना, ये कितना आसान या मुश्किल है पुलिस के लिए? देखिए पुलिस के लिए मुश्किल तो है, क्योंकि अगर ये लोग किसी फोन कॉल का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल का कर रहे हैं, तो पुलिस फिर भी उसमें ट्रैकिंग कर सकती है, सीडीआर रिपोर्ट और नंबर का सब निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये लोग कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया या फिर आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू अगर कर रहे हैं, तो उसको ट्रैकिंग करने के लिए पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई केवाईसी या मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होता। बिल्कुल, तो वो भी कह सकते हैं कि अपनी जो पूरी जो साजिश है वो करते हैं कि वो भी कैसे बच पाए। इस टूल का वो इस्तेमाल करते हैं कि आप वो नंबर नहीं पहचान पाते हैं, आप उनकी आइडेंटिफाई जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये तमाम वो कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे कदम वो लोग उठाते हैं क्राइम को अंजाम देने के लिए, क्योंकि उनको भी डिटेक्शन से बचना है। लेकिन अगर देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट में हो क्या रहा है, वो आपको कॉल कर रहे हैं, एक पैनिक सिचुएशन बना रहे हैं और लास्ट में आप उनको कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बात ऐसी है कि इसमें जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं ब्लैकमेल होकर या डिजिटल अरेस्ट की बेल के नाम पर, वो भी आप डिजिटली ही कर रहे हैं, जो कि फोन पे, पेटीएम या अन्य किसी यूपीआई ऐप के द्वारा होगा या नेट बैंकिंग के द्वारा होगा। इसके माध्यम से मनी ट्रेल के पीछे भी डिटेक्शन कर सकती है कि वो ट्रेल कहां तक जा रहा है। पर इसमें पुलिस को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अक्सर बैंक अकाउंट भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए जो किसी और के नाम पे होते हैं। तो अगर पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लेके डिटेक्शन करेगी तो हो सकता है कि उनके विड्रॉ करने से पहले अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। इसके अंदर काफी सारे पहलू हैं जिसके साथ डिजिटल अरेस्ट जैसा क्राइम हो रहा है। एक तो उनको तुरंत प्रभाव से इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, फिर पुलिस का एक स्पेशल सेल बनना चाहिए जो इसके अंदर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर पाए, सो दैट वो मनी ट्रेल जहां तक जा रहा है वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, या अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो उसकी ट्रैकिंग करी जाए कि विड्रॉ करके वो पैसा कहां तक जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, तो कई ऐसे कदम उठाए वो जा रहे हैं उनकी तरफ से, लेकिन हमें भी बहुत सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, और कोई सुझाव देना चाहेंगे इस क्राइम को लेकर के, ताकि लोग और जागरूक हो सके? देखिए सुझाव में ये देना चाहूंगा कि आप लोग जागरूकता के अभियान चला सकते हैं, इसके लिए अभियान चलाइए, जागरूक कीजिए, क्योंकि जो टेक सेवी लोग हैं या जो जॉब प्रोफाइल के लोग हैं उनको काफी हद तक तो नॉलेज है इस चीज की, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड पर्सन है, जो घर पे रहते हैं, जिनकी एज ज्यादा है, उनके लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। ऐसे जागरूकता अभियान चलाने से अवेयरनेस होगी तो इसकी प्रिवेंशन भी होगी। दूसरा, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है तो संयम ना खोएं, आप अपने शांत मन से दिमाग से काम लीजिए, तुरंत पुलिस से संपर्क कीजिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्रुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि अब
जागरूकता से ही बचाव आप कर सकते हैं, खुद को अपने को बचा सकते हैं, क्योंकि ये फ्रॉड काफी बड़ा स्कैम जो है वो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के दर्शकों से भी लगातार हम यही कह रहे हैं कि आप सुरक्षित खुद को रखिए, और खास करके जो आप घर में बुजुर्ग हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखिए कि वो मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से वो ऑपरेट कर पा रहे हैं, क्या कोई कॉल्स आए, क्या कोई वीडियो कॉल आए। ये भी आप समय दर समय पूछ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके फोन में, और शायद इससे आप भी बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विश्रुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राहुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।